शांत हो जाए। चलो चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इस वीडियो में क्या कवर होगा? एक्सरसाइज 5.1 का केवल और केवल इंट्रो पार्ट, जिसका नाम है कंटिन्यूटी। तो क्लोज योर कॉपीज, क्लोज योर बुक्स, ओपन योर माइंड, सब कुछ बंद कर दो। अच्छा, 11th क्लास का चैप्टर 13 का इस पूरे चैप्टर की अगर बात करें तो कम से कम 90% यूज़ है 11th क्लास के चैप्टर 13, जिसका नाम था लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट्स अगर आपको आती हैं तो कंटिन्यूटी बहुत ही सिंपल है। और अगर केवल इस चैप्टर की बात करें क्लास 12th को लेके कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके ऊपर चैप्टर 6 फुल्ली डिपेंड, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और 9 ये कैलकुलस के पार्ट हैं। कहने को तो कैलकुलस 40 नंबर की आती है, 80 में से 40 नंबर की आती है। अब केवल 5 चैप्टर हैं ये, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर 40 नंबर के आते हैं। पूरी साल अगर कोई बालक ये 5 चैप्टर ही पढ़े फिर ही पास हो जाएगा। अगर जिसका डर है या फोबिया है या उसको ये लग रहा है मैथ में फेल ना हो जाए, 5 चैप्टर पढ़े बस ये। तो चलो आज स्टार्ट हम लोग करेंगे केवल और केवल कंटिन्यूटी एक्चुअली होती क्या है। ठीक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर लिमिट नहीं आती है तो ये चैप्टर आपको कत्ती समझ नहीं आएगा। तो 11 बंद कर दो ना, कुछ नहीं है तुम्हारी बुक में। अब आ जाओ लिमिट समझते पहले, क्योंकि लिमिट समझना ज़रूरी है। अगर मैं ये कह दूं कि आपने 11th क्लास में पढ़ लिया तो बहुत बड़ा मजाक होगा। वो 11 में कहाँ तुमने कुछ पढ़ा। तो लिमिट्स क्या होती है पहले इस पे जल्दी से जाएंगे। लिमिट कहती क्या एक्चुअली में? अगर एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू x² + 2, ठीक है सर, और आपसे बोला गया कि फाइंड, पहला क्वेश्चन है फाइंड f2, आपसे बोला गया f2 फाइंड करिए। दूसरा आपसे बोला गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) फाइंड करिए। ठीक है, अंतर समझते जरा, लिमिट का अंतर समझते एक्चुअली में लिमिट होती क्या है। फिर इसका रियल लाइफ यूज़ भी बताऊंगा लिमिट का, थोड़ा फोकस 5-10 मिनट लिमिट के बारे में समझाएंगे। f2 मतलब अगर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² + 2 है एंड यू हैव टू फाइंड f2, तो बहुत सिंपल है, x को 2 से रिप्लेस कर दो बस, जहाँ x है उसकी जगह 2 पुट कर दो। तो चलिए भाई साहब, तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर + 2, तो 4 + 2 कितना है भाई साहब? 6 आया। ठीक है, अच्छा अब ये कह रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) क्या है? x² + 2। तो याद आ रहा होगा 11th क्लास में टीचर कहते थे x टेंड्स टू 2 है ना, तो x की जगह 2 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? 2। तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर + 2 इज इक्वल टू 6। भाई साहब दोनों का आंसर 6 आ रहे हैं। अंतर क्या है सर इसमें? तो पहले तो अंतर जान लो। ये जो आंसर है, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ये जो आंसर 6 है ये एग्जैक्टली 6 आ रहा है। मतलब इस फंक्शन में अगर आपने 2 पुट किया तो इसका आंसर क्या है भैया? 6 आ रहा है। लेकिन ये जो आंसर 6 आ रहा है ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है। ये क्या है? x इक्वल्स टू 2 और x टेंड्स टू 2 में ज़मीन आसमान का अंतर है। x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है? x जो है वो 2 पर अप्रोच कर रहा है। मतलब आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट नहीं की है, आपने यहाँ पे x की वैल्यू या तो 1.9999 पुट की है या 2.00001। मतलब आपने 2 पुट नहीं किया है, 2 के बहुत नज़दीक। अगर नंबर लाइन की बात करें, मान लो 2 यहाँ पर है, तो 2 के इधर जो लेफ्ट हैंड में बहुत नज़दीक होगा वो क्या होगा? 1.9999, और राइट हैंड में जो सबसे पास होगा वो 2.00001। आपने यहाँ पे 2 पुट नहीं किया है, आपने 2 के जो सबसे पास नंबर था उसको पुट किया है, तो आंसर 6 नहीं आया है। ये आंसर 6 के पास अप्रोच कर रहा है। हो सकता है ये आंसर 5.9999 हो, या हो सकता है 6.000001 हो। ये 6 नहीं है, ये 6 आंसर नहीं है, ये 6 के बहुत पास है, तो इसलिए इसके अप्रॉक्स में लिमिट लगा के 6 बोल दिया। ये 6 है ही नहीं एक्चुअली में, ये या तो होगा 5.999। और आप घर पे जाके पुट करके देखना, एक कैलसी आता है, आपको ले लेना कैलकुलेटर, बीटेक में काम आएगा। तो आप इस फंक्शन में x की जगह 1.9999 पुट करना, आंसर आएगा 5.9999, 6 नहीं आएगा। बट इतना ज़्यादा 6 के पास है कि इसको 6 लेट कर लिए, चलो ये 6 है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली 6 है और ये 6 नहीं है, या तो ये 5.99 होगा या ये फिर 6.001 होगा।
ठीक है, पहले तो ये जान लो। अब दूसरी बात ये सर, ये लिमिट क्यों पढ़ा रहे हो हमें, क्या इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई जो हमको लिमिट पढ़ाई जा रही है? तो एक चीज़ देखो, लिमिट क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, कई बार एग्जाम्पल दिया है 11वीं क्लास में अगर आपने पढ़ा होता, कि जो कि सबसे रियल लाइफ एग्जाम्पल मुझे लगता है, जैसे आप भाई साहब ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, सुना है ना, LOC भारत पाकिस्तान के बीच में, इधर मैंने कहा हमारा इंडिया है, इधर पाकिस्तान है। LOC का मीनिंग क्या हुआ कि किसी भी मतलब इंडिया का कोई भी सैनिक LOC के इधर नहीं जाएगा और पाकिस्तान का कोई सैनिक इधर नहीं आएगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब ये लिमिट लगा दी कि भाई साहब ये तुम्हारी लिमिट है, तुम इससे बाहर नहीं जाओगे, ठीक है। अब एक सैनिक है इंडिया का, बोला क्या सर हम यहाँ तक आ सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल आ सकते भाई साहब। बोले सर क्या हम यहाँ तक आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ चले जाओ, हाँ भी आ जाओगे। उसने कहा क्या सर हम और ज़्यादा पास चले जा सकते हैं? बिल्कुल चले, लेकिन लाइन पे नहीं आएगा, लाइन के बहुत ज़्यादा पास तक आप आ सकते हैं। ऐसे उधर भी पाकिस्तान का एक सेना का आदमी चढ़ा रहा है हमको, लोग हम तो यहाँ तक आ गए। उसने कहा और पास आ रहे, जूता और सरका दिया उसने यहाँ पे, और जूता लेके आ गए, लेकिन जैसे ही जूता लाइन के इधर आया वो इंडिया में आ गए, खींच लिया उन्हें। तो कहने का मीनिंग क्या है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ना, ये लिमिट का काम कर रही है। मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी टीचर ने ये फंक्शन दिया, एक फंक्शन दे दिया आपको 11वीं क्लास में, जाके चेक कर लेना, x-2 ये फंक्शन दे दिया ना, और एंड में बुक वाले लिख देते हैं कि x की जगह 2 पुट नहीं कर सकते, x की जगह 2 पुट नहीं कर सकते। कारण क्या उसका, अगर आपने x की जगह 2 पुट किया तो नीचे क्या मिलेगा, 0, और किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हो तो आज तक कोई आंसर नहीं आया, या तो नॉट डिफाइंड बोलते या फिर क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अब आप लोगों में से एक बालक उठा कि चलो सर हम 2 पुट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम x की जगह 1.999 है ये तो पुट कर सकते हैं। हाँ भैया कर लो, फ्री बैठे हो कर लो। फिर एक बोला नहीं सर हम ये तो पुट कर सकते हैं ना, यस और नो, 2 पुट नहीं कर सकते, लेकिन 2 के बहुत पास तो वैल्यू पुट कर सकते ना। बस यही क्वेश्चन था बच्चे का, इसीलिए आज हमको लिमिट पढ़नी पड़ रही है, समझे ना। इसी चक्कर में हमको लिमिट पढ़नी पड़ रही है कि हम 2 पुट नहीं कर सकते, लेकिन 2 के बहुत पास तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब एक बात सुनो, बहुत से बच्चे लिमिट में बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपने आकाश x की जगह 2 पुट करके आंसर 6 आए ना, इस पूरे क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछे लिमिट क्या है, ध्यान से सुनना, नंबर वाली बात नहीं, नॉलेज वाली बात है। एक भी बालक बता नहीं पाएगा, पूछना आप जाके। इस पूरा सॉल्यूशन आप किसी बच्चे को दिखा दो, उससे पूछो इसमें लिमिट क्या है, 99% बच्चे बोलेंगे 2 लिमिट है। नहीं, पता है आकाश लिमिट क्या है इसमें, 6 इज द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, जाके RD शर्मा में चेक कर लेना। 6 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या हुआ सर, भाई साहब हमने 2 वैल्यू पुट नहीं की है, 2 के बहुत पास वैल्यू पुट की, तो जो ये आंसर आया है ना, ये इसकी लिमिट है। ये जो 6 है ना, ये जो आंसर आया है 6 जो, वो इस फंक्शन की लिमिट है कि इसका जो आंसर वो 6 के आसपास रहेगा। अगर नॉर्मली आप किसी बच्चे से पूछो कि भाई इस पूरे आंसर में, इस पूरे सॉल्यूशन में लिमिट क्या है, बंदा बोलेगा 2 है लिमिट। नहीं, जो आंसर आता है ना उसको लिमिट बोला गया है, तो 6 इज द लिमिट। ये केवल नॉलेज के लिए बात की है, नंबर का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो लिमिट का पहले कंसेप्ट जान लो, जब कोई वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते लेकिन हमारी जिद है कि उसके आसपास की हम वैल्यू बहुत पुट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। अच्छा अब एक चीज़ सुनो, कहीं पर ये लिखा हुआ है, ये सब 11वीं क्लास का है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका मीनिंग जान लो भाई, इसका मीनिंग क्या है। अगर बुक में आपको मिलेगा 11th में भी 12th में भी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट कोई सा भी एक नंबर ले, सपोज 2, ये कह रहे हैं कि 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसका मीनिंग समझ लो क्या है, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है उसका मीनिंग क्या है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उसका मीनिंग क्या है। ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को, समझो इसको। देखो ये 2 है हमारे पास, आपको याद, इतना तो याद है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सुना लग रहा है, बहुत है इतना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कह रहे हैं कि यहाँ पे x टेंड्स टू 2, मतलब 2 पुट नहीं कर सकते,
2 के बहुत पास वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 2 तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ से आ जाओ या फिर आप यहाँ से आ जाओ, केवल 2 ही तरीके हैं 2 तक पहुँचने के। अब कोई बच्चा दिमाग लगा कि सर हम यहाँ से भी आ सकते हैं, सर हम यहाँ से भी आ सकते हैं, नहीं, ये हमारा एक लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अगर एक्स एक्सिस 2 यहाँ पर, तो इस लाइन से आने के तरीके 2 ही हैं, ठीक है। अच्छा, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होता है राइट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब आप यहाँ से अप्रोच कर रहे हो, मैं यहाँ 2 के बहुत पास आ गया, मतलब 1.999, ठीक है। और एक इधर से 2 के बहुत पास आ गया, मतलब 2.00001, ठीक। तो आपने इस फंक्शन में, जो भी ये फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर आपने सपोज 1.99 पुट किया, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा। मैं ऐसे आपको लेट करके बता रहा हूँ, आंसर आ रहा मान लो 5.9999। ये आंसर किसके पास अप्रोच कर रहा है? 6 के पास, यस और नो। और जब आपने 2.001 पुट किया तो ऐसे लेट करो, मान लो इसका आंसर आया 6.999। ये आंसर किसके पास अप्रोच कर रहा है? 7 के पास। लेफ्ट हैंड रखा तो आंसर अप्रोच कर रहा है 6 के पास, और राइट हैंड वाला रखा तो आंसर अप्रोच कर रहा है 7 के पास। दोनों आंसर अलग अलग अप्रोच कर रहे हैं, तो ऐसे केस में लिमिट है वो 2 पर एग्जिस्ट नहीं करती है। जब दोनों के आंसर एक नंबर पे ही अप्रोच करते हैं तो उसको बोलते हैं कि लिमिट उस नंबर पे अप्रोच कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? अगर कभी आपसे जनरली एक किसी टीचर ने पूछा कि भाई इसका मीनिंग क्या है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स टू 2, तो आपका आंसर क्या होगा? फाइनली सुनो कि सर 2 तो पुट कर नहीं सकते हम पुट करेंगे 1.99 या 2.001। तो जब ये पुट किया तो ये मान लो 7 पे अप्रोच कर रहा है, ये मान लो 10 पे अप्रोच कर रहा है, मतलब अलग अलग आंसर पे अप्रोच कर रहे हैं, तो उस नंबर पे लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर दोनों के आंसर एक नंबर पे ही अप्रोच करते हैं तो ही लिमिट एग्जिस्ट करती है। क्या चमका? ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। तो अब इसे मैथमेटिकली मैं लिखना बताता हूँ कि अगर कहीं लिखा है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट 2, इसका मीनिंग क्या होगा? लिमिट एक 2 से कम, यस और नो, और एक क्या होता है 2 से ज़्यादा। ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है ऐसा कुछ? और ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। इसका मीनिंग हो गया कि लिमिट जो 2 पर है वो एग्जिस्ट नहीं करती। 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम, और 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि वो 2 पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है जी? ये 11th क्लास का, 12th का तो भी मैंने कुछ समझाया भी नहीं, मजबूरी है समझाना 11th क्लास का, क्योंकि आपने नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी बच्चे को टफ भी लग रहा हो जिन्होंने 11th में नहीं पढ़ा। तो ये लिमिट का कंसेप्ट है, ठीक है। पक्की बात है, लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है उसका कंसेप्ट समझो। कि किसी वाले ने कहा कि हम 2 की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, 2 के बहुत नज़दीक वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए लिमिट का कंसेप्ट आया, अदरवाइज लिमिट का कंसेप्ट नहीं आता। तो उनकी गलती है, बट हमको पढ़ना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और दिमाग में कोई भी डाउट आ रहे हैं तो बताओ। ये मैंने हल्का समझाया, 11th क्लास में अगर होते तो बाकायदा इसका ग्राफ बना के इसका टेबल बनती है बाकायदा पूरी, बट हमें उस पर नहीं जाना। हमें केवल इतना समझ लेना जिससे हमारा 12th का काम चल जाए। इतना अगर आप समझ गए जितना वाइट बोर्ड पे लिखा है, इनफ है आपके लिए, इतना क्लियर है? पक्की बात है? लिखना तो कुछ होगा, इसे हटाते हैं। कोई दिक्कत हो ना तो आप लोग पूछते, बात नहीं करो। कंटिन्यूटी, अब आ गया क्लास 12th का टॉपिक। कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और कहेंगे भैया चेक करो या प्रूव करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मीनिंग क्या है कि इफ़ यू आर मेकिंग अ ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन उठाए अगर आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बना दिया तो वो फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्यूबिक फंक्शन दे दिया एक्स क्यूब, आपसे कहा कि भैया चेक करो कि ये हमारा कंटिन्यूस है या फिर नहीं, चेक करना है आपको। अच्छा, ग्राफ बना सकते हैं, 9th क्लास में ग्राफ बनाने सीखे हैं। एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, तो टेंशन ना लेना, वाई इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक्स की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, ऐसी वाई की वैल्यूज आएगी, टेबल बना के ग्राफ बना देना। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। पेन कहीं नहीं उठाना पड़ा, तो हम कह सकते हैं भाई साहब ये हमारा क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। जो गिवन फंक्शन है ना, ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। बट प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत छोटा फंक्शन था। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दिया, सपोज
10x की पावर 50 माइनस एक्स की पावर 49। कह रहे हैं अब चेक करो फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। भाई साहब कब तक वैल्यू पुट करोगे, कब तक वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे? तो हमेशा ग्राफ के थ्रू आप पता नहीं कर सकते कि कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस। तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको कैसे चेक करेंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। पक्की बात है सर? अब कंटिन्यूस समझ लो क्या होता है। जैसा एनसीईआरटी में डेफिनेशन दी गई मैं उसको लिख देता हूँ, लेकिन समझाऊंगा कुछ भी नहीं, देसी तरीके से समझेंगे क्योंकि वो बुक में दी गई उस बातों को छोड़ो। इन अ रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है उस ए पर अगर हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है नहीं है, तो ये क्या कहते हैं? लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू ए इक्वल टू एफ ए। अगर ये कंडीशन है तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, ऐसा एनसीईआरटी आपको बताती है। ठीक, ऐसा एनसीईआरटी क्या समझाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से आप समझो, देसी तरीके से समझो आप कि कंटिन्यूटी होती क्या है। अब एक बात सुनो, कंटिन्यूस मीन्स होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। अब जैसे सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका, जैसे आपने बोला कि सर हम लोगों ने मैंने एक मकान बनाया है, ठीक है, आपने मुझसे बोला, मैं बहुत ही रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कहा कि सर हमने एक मकान बनाया है, तो मैंने कहा कहाँ बनाया है? तो आपने बोला सर थोड़ा दूर बनाया है। तो मैंने कहा यार उसके आसपास मकान है क्या? तो आपने कहा नहीं सर आसपास मकान नहीं है। तो मतलब आपके आसपास मकान नहीं है, इसका मीनिंग आपका सपोज मकान ये है, इधर कोई मकान नहीं, इधर कोई भी, तो मैं कह दूँगा अरे आपका मकान तो अकेला पड़ा है, आपका कोई पड़ोसी नहीं है। तो मैंने आपका मकान तो वीरान पड़ा हुआ, अकेला कहाँ, तुमने जंगल में बना लिया। समझना बात को, मैं ज़बरदस्ती इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक बच्चे ने कहा सर हमारा मकान ये है, इसके इधर भी मकान बना हुआ है और इसके इधर भी मकान बना हुआ है। तो मैं कहूँ आपका मकान तो बेटा कंटिन्यूस है, मतलब लगातार है, मतलब इधर भी मकान है इधर भी मकान, तुम्हारा मकान अकेला नहीं है। क्या चमका? ये बात तो कनेक्ट कर पा रहे हो ना कि आपके मकान के इधर भी मकान है और इधर भी मकान है, तो ये पक्की बात है आप अकेले नहीं हैं, आपके पड़ोसी हैं इधर उधर। क्लियर है? पक्की बात है सर? अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं ये? मैंने आपसे कहा कि मैं आपको चेक करूंगा 5:30 PM पे आके कि आप पढ़ रहे थे या फिर आप नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, मैं आया 5:30 पे, आप पढ़ते हुए मिले, मेरे दिमाग में तुरंत एक डाउट आया। मैंने कहा हो सकता है यार ये अभी पढ़ने बैठ गया हो, इसने देखा हो सर का मतलब टाइम हुआ है आने का, या जूते की आवाज़ सुन ली उसने और ये पढ़ने बैठ गया हो। तो मेरे दिमाग में डाउट आया, तो मैंने क्या किया, बोला तुमसे 5:30, मैं एक बार तुमको चेक करने आया था 5:29 पे, ठीक, और एक बार चेक करना है 5:31 पे। इन तीनों टाइम पे अगर आप मुझे पढ़ते हुए मिले, तीनों, सुनना बात को ध्यान से, तीनों टाइम पर अगर आप मुझे पढ़ते हुए मिले तो मैं कहूँगा 5:30 पे तो आप लगातार पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि 5:30 इधर भी पढ़ते हुए मिले और इधर भी पढ़ते हुए मिले, तो मैं कह दूँगा आप 5:30 पे लगातार पढ़ रहे थे। ठीक, अब आते हैं मैथ्स में। कह रहे कोई भी एक फंक्शन है, सपोज मैंने कोई भी एक फंक्शन ले लिया, y इक्वल्स टू एफ, कुछ भी ले लिया, ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, मैंने एक फंक्शन ले लिया ये, ठीक, और कह रहे चेक करो कि ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है या नहीं है। 3 पर तो मैं क्या करूँगा, मान लो ये 3 है, मैंने देखा 3 के इधर फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब इधर होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए और 3 पे होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर हैं तो मैं कह दूँगा भाई साहब फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है सर, अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पे। कह रहे इन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, पहले तो यहीं पे स्टॉप हो जाओ, समझो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। कोई बताएगा? बताओ क्या होता है रियल वैल्यूड, सुना है कभी? हाँ, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप रियल वैल्यू पुट करो और आंसर भी क्या है, रियल आए। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो सारे फंक्शन होते हैं, एक एग्जांपल दो। अब जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये रियल वैल्यूड फंक्शन एग्जांपल नहीं है। यहाँ पे क्या आप x की जगह -1 पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? रूट की जगह -1 पुट किया तो इसका तो कोई आंसर ही नहीं आता है, इमेजिनरी है, तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं है रूट x हमारा।
तो इस पूरे चैप्टर में कैसे फंक्शन पढ़ेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसमें x की वैल्यू पुट करो, आंसर क्या है? रियल आए। ठीक है, अगर वो a पर कंटिन्यूस है, कोई फंक्शन है a पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो क्या बोल रहे हैं कि लिमिट एक तो एग्जिस्ट करनी चाहिए a पर, और अभी बताया था लिमिट एग्जिस्ट करती है a पर, इसका मीनिंग क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx और इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। यही तो हुआ। अगर कोई लिमिट a पर एग्जिस्ट करती है, मतलब a से कम और a से ज़्यादा पे वो क्या होना चाहिए? बराबर। इक्वल टू एफ ए, मतलब जो ये पॉइंट है a, वो फंक्शन में पुट करो। अगर ये तीनों बराबर आ जाएं, तो फंक्शन हमारा उस पॉइंट पे क्या होगा? कंटिन्यूस। क्या चमका? बात आई समझ में? तो अब देखो 11वीं क्लास का कंसेप्ट यहाँ तक हो गया। 12th क्लास में इतना जोड़ दिया गया बस, वरना ये तो 11वीं क्लास में ही पढ़कर आए ना, तो केवल तो 90% तो 11वीं क्लास का ही है इसमें लिमिट, बस एफ ए और जोड़ दिया गया। तो कोई भी फंक्शन अगर आपको चेक करना है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे लिमिट निकालो और वो ही पॉइंट उस फंक्शन में जाके पुट कर दो। अगर तीनों बराबर आ गए तो फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। मुझे ये पता करना था कि आपका मकान ऐसी जगह है कि वो अकेला है, तो हमने क्या चेक किया? अगर आपके मकान के इधर भी मकान है और इधर भी मकान है और आपका भी मकान है, तो हम कहते हैं भाई साहब आपका मकान ठीक जगह है, अकेले नहीं हो आप, कंटिन्यूस है, मतलब चीज़ें इसे कनेक्ट कर पा रहे हो ना। जैसे आपसे बोला गया ए पर चेक करना, ए पॉइंट ये रहा, अब ए के इधर भी लाइन है, ए के इस तरफ भी लाइन है, तो हम कह देंगे ना लाइन कंटिन्यूस है, ब्रेक नहीं है कहीं पर भी, कहीं पर ब्रेक नहीं है। क्या चमका? कहीं पे ब्रेक नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तब हम कहेंगे फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूस है। अच्छा, अब बात एक बार कर लेते हैं डिसकंटिन्यूस की, कि फंक्शन बोला जाएगा आपसे कि चेक करो कि भैया इस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो डिसकंटिन्यूस क्या होता है? मतलब कोई फंक्शन अगर हमारा डिसकंटिन्यूस है, तो देखो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब देखो अगर आपसे बोल दिया जाए कि लिमिट ए नेगेटिव एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस है। अच्छा, इसको बोलो या फिर कोई इतना बोल दे कि x इक्वल्स टू ए लिमिट डज नॉट एक्स, एक ही बात है, यस और नो? या इतना लिखो या इतना लिखो, बात तो एक ही है, लिमिट ए पर एग्जिस्ट नहीं करती, इसका अंदर ये दोनों बराबर नहीं है। अगर ऐसा आपने दिखा दिया तो फंक्शन हमारा क्या है? वो कंटिन्यूस नहीं है। दूसरी कंडीशन, अगर आपने ये दिखा दिया मतलब ये दो तो बराबर है लेकिन एक ही वैल्यू बराबर नहीं है, तो भी फंक्शन हमारा क्या है? डिसकंटिन्यूस। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते, एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। ए पर फाइंड करना था, जैसे अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, ए पर चेक करना था और ए एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ठीक है, कह रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे चेक करो, x इक्वल टू 0 पे चेक करो, तो रखो भाई साहब x की जगह 0, क्या ये एग्जिस्ट करता है? एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो भैया कंटिन्यूस क्या ही होगा? तो फिर ये क्या होगा? डिसकंटिन्यूस होगा। पक्की बात है। तो अगर कोई फंक्शन किसी ए पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है तो इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन दिखा देना, सारी मत दिखाना, कोई भी एक, या तो ये हो जाए या फिर ये हो जाए या फिर ये हो जाए। पक्की बात है? क्लियर है? अच्छा, कितने बच्चों को पता है क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट क्या होते हैं? ये तीनों एक ही बात है, एक्सट्रीम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। पता है किसी को? हाँ, आगे बताओ, बताओगे को ना? 11 का पूछ रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट या फिर क्रिटिकल पॉइंट, ये तीनों बात एक ही हैं। किसी को मतलब पता है पॉइंट का? नहीं पता है तो चलो अब देख लो। अब देखो
क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट, बात तो एक ही होती है, ठीक है, समझ लेते हैं। ऐसे फंक्शन जहाँ जिस पॉइंट पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। फंक्शन की डेफिनेशन मतलब क्या हो, इसका मीनिंग क्या हो, देखो सपोज मैंने एक मॉडुलस फंक्शन लिया, बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, आपको पता होगा इसका ब्रेकडाउन करना आता है, अब 12th क्लास में इतना तो आता हो। चाहे माइनस एक्स तब होता है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, और प्लस एक्स तब होता है जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है या 0 से बड़ी होती है, ठीक है। कह रहे हैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो एट एक्स इक्वल्स टू 0, समझना, कह रहे हैं 0 पे चेक करो, ठीक। अच्छा, अब भाई बात तो वही है कि जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं किस पे चेक करें, 0 पे, तो एक तो देखेंगे 0 से कम पर, और एक देखेंगे 0 से ज़्यादा पर, और एक देखेंगे 0 पर। अगर ये तीनों बराबर हैं तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा। अच्छा, 0 से कम, सपोज ये हमारे पास 0 से कम कौन सा फंक्शन लेंगे, क्योंकि हमारे पास फंक्शन 2 हैं, 0 से कम ये है फंक्शन और 0 से ज़्यादा पर ये है। तो आप देख रहे हैं ना कि आप खड़े हैं 0 पर, मान लो 0 से इधर की वैल्यू पुट की आपने तो इस फंक्शन में आप जाओगे, और 0 के इधर वैल्यू पुट करी तो आप इस वाले फंक्शन पे जाओगे। फंक्शन चेंज हो रहे हैं ना, तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 0 पर, मतलब 0 के इधर दूसरा फंक्शन है, 0 के इधर दूसरा फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हैं, ये सड़क है, सड़क इस तरफ जा रही है, सड़क इस तरफ भी जा रही है और सड़क इस तरफ भी जा रही है, तो ये जो पॉइंट है टर्निंग पॉइंट है ना, यहाँ पर आके आपके पास ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पर आके आप कंफ्यूज हैं कि हमें यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, क्या चमका। जैसे सपोज एक चोर आया भाग के, पुलिस उसके पीछे है, अब चोर भाग गया, अब पुलिस यहाँ पे आके कंफ्यूज हो गई कि चोर इधर गया होगा, इधर गया होगा या फिर इधर गया होगा, चमका। तो ऐसे ही 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसके थोड़ा सा लेफ्ट में गए तो फंक्शन चेंज हो रहा है, थोड़ा सा राइट में गए तो फंक्शन चेंज हो रहा है। तो 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द गिवन फंक्शन। तो 0 जो है वो हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है, पक्की बात है। अभी मैंने बताया क्यों कि सर आपने बताया क्यों, ये इसलिए बताया, ये तो चलो सिंपल था, आपसे बोला गया था कंटिन्यूटी चेक करो, ठीक। आपको आगे क्वेश्चन आएंगे कि चेक करो फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी, मतलब यही क्वेश्चन दे दिया गया, समझना, कह रहे चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी चेक करनी ऑफ द फंक्शन। पॉइंट कोई भी नहीं दिया, ना 0 ना 1 ना 2, कब तक चेक करोगे, किस पॉइंट पर चेक करोगे। तो डिसकंटिन्यूटी जो हमेशा मिलती है किसी भी फंक्शन की 12th क्लास तक, वो मिलती है क्रिटिकल पॉइंट पर या टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। आपसे बोला गया, समझो बात को, आपसे बोला गया कि इस फंक्शन का ना डिसकंटिन्यूटी चेक करो, पॉइंट नहीं बोला गया कि 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक। तो आपके दिमाग में डाउट आ गया, सर नंबर तो इनफाइनाइट है, किस पर चेक करेंगे, यस और नो। तो डिसकंटिन्यूटी जो हमेशा मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, क्रिटिकल पॉइंट पर या टर्निंग पॉइंट पर या एक्सट्रीम, वो इस फंक्शन क्या है 0, तो केवल 0 पर ही चेक करोगे डिसकंटिन्यूटी, केवल 12th क्लास तक। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, केवल 12th क्लास, उसके आगे तो ऐसे है कि डिसकंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर मिल सकती है, बट 12th क्लास तक आपके लिए है कि जो ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं 12th क्लास में कि जिससे डिसकंटिन्यूटी आपकी क्रिटिकल पॉइंट पर ही मिलेगी। क्या चमका, क्लियर है। अब एक चीज़ देखो, ये लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप बताने जा रहे हैं। अब आपसे बोला गया, क्वेश्चन यही है, आपसे बोला गया कि भैया इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करो एट x इक्वल्स टू 10 पर चेक करो। क्या चेक करनी है, 10 पर कंटिन्यूटी। तो नियम तो वही है कि x टेंस टू 10 नेगेटिव fx, x टेंस टू 10 प्लस fx और f10। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो ये तो हम बोलेंगे, ठीक। अब ध्यान से सुनना सारे बच्चे लोग, जो कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 10 नेगेटिव मतलब 10 से कम, कौन सा फंक्शन लेंगे पाला, 10 से कम, फर्स्ट, वेरी गुड। हाँ, नीचे वाला 10 से कम में पाला जा रहा है, नीचे वाला, और 10 से ज़्यादा में, वेरी गुड। 10 पर नहीं, 10 पे फंक्शन, किस फंक्शन में
10 वैल्यू पुट करो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दूसरा वाला। ठीक है, नमन आप बताओ 10 से कम में कौन सा फंक्शन लेंगे, ये या फिर ये? ऊपर वाला क्यों नहीं लेंगे? ये वाला फंक्शन हम लोग तब लेंगे जब फंक्शन 0 से कम है। यहाँ क्या है 10 से कम, तो 10 से कम तो -10 भी होगा। 10 से कम, 10 से कम का मीनिंग क्या होगा? 10 से कम, 10 से कम क्या -10 होगा? हाँ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होता है पालन, उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। जब कभी बोला जाए 10 से कम तो समझना 10 नेगेटिव है ना, जो काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर 10 से कम। अब दिमाग में आएगा सर 10 से कम तो यार 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, इनको नहीं लेंगे। 10 से कम का मीनिंग क्या हुआ? 10 के बहुत पास, मतलब आप जो लेंगे वो केवल 9.999 यही लेंगे। इतना पास 10 के बहुत ज़्यादा पास, लेकिन 10 नहीं। तो 10 से कम में फंक्शन यही लिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, जब क्वेश्चंस होंगे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि 10 नेगेटिव है 10 से कम, तो वो कंफ्यूज है कि सर इसको लें या फिर इसको लें, क्योंकि उनके दिमाग में आता है 10 से कम तो सर -100 भी है, तो -100 तो इस फंक्शन में आएगा। फिर नहीं है, लिमिट वाले केस में अगर बोला गया है 10 नेगेटिव तो 10 से थोड़ा सा कम, 9 भी नहीं 9.999, और 10 प्लस मतलब 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 10.00001। क्लियर है? तो तीनों केस में हम यही फंक्शन लेंगे। क्लियर है? बहुत अच्छा होता है, आपने समझ जाना, इसको कंफ्यूज मत होना। हाँ, लेकिन अगर ये बोला गया 0 पर तो 0 से थोड़ा सा कम तुरंत ऊपर पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा तुरंत नीचे आ जाएंगे हम लोग। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। कल से एग्जाम्पल सॉल्व होंगे 5.1 के, आज केवल कंटिन्यूटी का इंट्रो पार्ट। अब कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल, जैसे सपोज fx 2x + 3 और -4x + 1, ये वैल्यू मैंने कहा 3 से कम और ये मैंने कहा 3 के बराबर है, 3 से ज़्यादा। तो कह रहे चेक करो कंटिन्यूटी एट x = 3। ठीक है, अब जो मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, आपको पता है CBSE में स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप का एक मार्क्स होता है वहाँ पे। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको कि अब जो कॉपी चेक होती हैं शायद 2-3 साल से, 2000 कोरोना के बाद से, अब जब भी कॉपी चेक होती है तो टीचर को मार्किंग स्कीम मिलती है, मतलब बाकायदा उसमें सॉल्यूशन होता है और हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टीचर कॉपी चेक करता है। पहले क्या था, सॉल्यूशन देते थे, मार्किंग स्कीम नहीं आती, ये 2-3 साल से स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। तो टीचर के पास हर सॉल्यूशन का एक स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग कॉपी चेक करते हैं। इधर मार्किंग स्कीम ओपन है, इधर आपकी कॉपी ओपन, उसको देख देख के वो करते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जब कभी भी कंटिन्यूटी का कोई भी क्वेश्चन आता है तो एक लाइन जो आपको हर बार लिख के आनी होती है, उसके आधा नंबर होता है स्टेप मार्किंग, वो आपको लिख कर ही आनी है। कह रहे हैं कि ये फंक्शन 3 पे आपको चेक करना है, तो लिखो फंक्शन कंटिन्यूस एट x = 3 इफ़ एंड ओनली इफ़। ये साइन किसका होता है? इफ़ एंड ओनली इफ, या तो साइन बनाओ या फिर लिख के आओ। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़, या तो ये लिख के आओ या फिर ये साइन। कोई फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस तभी होगा जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, 3 से कम, 3 से ज़्यादा और 3 पर। ठीक है, अगर ये तीनों बराबर हैं तभी तो फंक्शन हमारा क्या होगा, तो इस लाइन के आपके आधे नंबर हो गए। अगर ये लाइन आपने नहीं लिखी है और सीधे सॉल्यूशन किया है तो आधा नंबर आपका कट गया है। ऐसा मार्किंग तो मैं ये हर बार आपको बताता चलूँगा क्या स्टेप होते हैं। जैसे आपको याद आ रहा होगा, चैप्टर 1 में बताया था, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लिखो, ट्रांजिटिव की लिखो, सिमेट्रिक की लिखो। CBSE में जो 100 मार्क्स नहीं ला पाते हैं, जिनके 96, 97 रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही स्टेप होते हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होते हैं। वो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं, उनके पास नॉलेज है लेकिन उनको तरीका नहीं पता। तो खैर ये प्रैक्टिस में लेके आना। मैंने एक बार लिखा, बार बार नहीं लिखूँ। आपको
प्रैक्टिस में लेके आना, ठीक है। तो चलो भैया 3 पे कैसे चेक करेंगे, 3 से कम, बस सारे बच्चे देखेंगे। अगला स्टेप क्या होता है, 11th क्लास का कंसेप्ट है, जान लो सारे बच्चे। 3 से कम, अगली लाइन होगी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। f 3 माइनस है ना, तुरंत लिख दो 3 माइनस h। बात कहते हैं 11th में इसका प्रूफ तक बताया, ये चीज़ें कहाँ से, बट अब समझ लो अब तुम लोग, ठीक है। अब 3 प्लस अगली लाइन लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 3 प्लस तो है ही, h और लगा दो बस, और ये ऐसे लिख दो। क्या कोई डाउट हुआ? फिर से समझो, 3 नेगेटिव है तो h टेंड्स टू 0 और 3 माइनस h, ये या इतना बोलो या इतना बोलो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए अब इनकी वैल्यू चेक करेंगे। चलो अब आ जाओ लिमिट। अब मैं एक बार आपको बताता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, अलग अलग करके दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये रही, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 3 माइनस 3 से कम में कौन सा फंक्शन लेंगे? अब 2 फंक्शन है हमारे पास, कौन सा फंक्शन लेंगे? ऊपर वाला लेंगे ना। तो 3 से कम में जहाँ पर x है उसकी जगह क्या पुट कर दो, 3 माइनस h। जहाँ पर x है उसकी जगह क्या पुट कर दो, 3 माइनस h। तो कुछ नहीं करो, 2 ये रहा भैया, x की जगह 3 माइनस h और प्लस 3, क्लियर है। अब h की जगह क्या पुट कर दो, 0, तो ये तो 0 हो गया, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 2 जा 6, 9 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 9 आ गई। अब इसका जरा मैं बात बता दूं, 3 से कम मतलब आपने जब इस फंक्शन में 2.9999 पुट किया होगा तो इसका आंसर 9 नहीं आ रहा है, 9 पर अप्रोच कर रहा होगा, या तो 8.9999 होगा या 9.000 इस टाइप का हो, ठीक है। चलो अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट मतलब 3 प्लस 3 से बड़ा कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला लेंगे। तो इस फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, 3 प्लस h। तो देखो भैया कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 4 ऐसे लिख दो, केवल x की जगह 3 प्लस h और प्लस का 1, h की जगह क्या पुट कर दो भाई साहब, 0, तो ये बचा माइनस 4 इंटू 3 प्लस 1, तो माइनस का 11। क्या दोनों बराबर आए हैं? जब दोनों बराबर नहीं आए तो इसको निकालने की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको निकालना ही मत आप लोग। क्यों? जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो आप क्या लिख के आएंगे, लिमिट x इक्वल्स टू 3 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ये दोनों ही बराबर नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसे 3 पर क्या है, हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर बराबर आ जाता, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, अगर बराबर आता फिर हम निकालते f3। f3 मतलब 3 पर कौन सा फंक्शन लेंगे, 3 के बराबर, यही तो है ना। तो इस फंक्शन में x की जगह 3 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 3, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो वो तीनों आंसर अगर बराबर हो गए तो वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या जमगा जी? तो ये कंटिन्यूटी का बेसिक सा कंसेप्ट था, इंट्रो पार्ट था। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे जाके तो आपको पेन उठाना पड़ जाएगा। किस पर? 3 पर। 3 जैसे आप ग्राफ 9th क्लास में हम लोगों ने ग्राफ बनाए ना, तो जैसे ही 3 पर आप जाएंगे तो आपको पेन उठाना पड़ जाएगा। हो सकता है इसका ग्राफ ऐसा बने, मान लो 1 2 3 यहाँ तक आया और 3 के बाद आपको उठाना पड़ जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। 3 पर ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि 3 पुट करने पर वैल्यू नहीं आ रही इसकी। क्या जमगा? या फिर ऐसा आ जाएगा, बीच में डॉट दे देना, ऐसा आ जाएगा, मतलब कंटिन्यूस नहीं होगा। क्लियर है जी? आज जितना पढ़ाया, कोई डाउट है बताओ सर, ये डाउट है। अब यहाँ ठीक है यार, ये मैं बता देता हूँ ये h कैसा है। ये 11th क्लास में पढ़ा था लिमिट में हम लोगों ने, फिलहाल इसका मैंने प्रूफ तक बताया था। चलो मैं बता देता हूँ ये चीज़ कहाँ से आती है, ठीक है, देख लो एक बार। बट ये 11th का कंसेप्ट है डियर। देखो आपसे बोला गया था लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx। 3 नेगेटिव का मीनिंग क्या हुआ? 3 से कम। देख लो आकर 3 से कम, ठीक है। 3 से कम का मीनिंग यहाँ 3 है, लगभग यहाँ कहीं 2.99 बोल सकते हैं ना। अच्छा अब मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया अभी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h, यही तो किया। अब ये दोनों सर कैसे बराबर है, बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है। तो देखो कन्फ्यूज़न दूर होती है।
एच किस पे अप्रोच कर रहा है, जीरो पे। अब समझना, जीरो ये रहा, जीरो पे अप्रोच कर रहा है, तो जीरो पे अप्रोच करने का तरीका ये भी और ये भी है। तो मान लो यहाँ से जब वो अप्रोच कर रहा होगा, इसका आंसर होगा 0.0000001, यही तो होगा, लगभग ऐसे अनुमान से बता रहे हैं। और 3 माइनस एच, 3 में से क्या चीज़ माइनस कर दो, एच, तो 3 माइनस, इसको जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो देखो इसके के बराबर आ गया 3 नेगेटिव, 3 से कम क्या हुआ 2.9999, और इसको सॉल्व किया तो भी हमको मिला क्या 2.9999। अब सर चलो मिल तो गया बराबर, लेकिन आपने ऐसा किया क्यों कि सर ऐसे ही रहने देते ना, तो ऐसे इसलिए नहीं रहने दिया क्योंकि 11th क्लास में जो भी हमने लिमिट पढ़ी है वो इस टाइप की पढ़ी, या तो 3 पुट करो या 4 पुट करो, 5 पुट करो, 6 पुट करो, कभी ऐसी नहीं पढ़ी कि 3 नेगेटिव का को हम कैसे पुट करेंगे, 3 नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, दूसरे शेप में हमने उसको लिख दिया। तो ये और ये एक ही बात होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जीरो पे अप्रोच कराना है एच को, और 3 माइनस है तो 3 माइनस एच, क्लियर है, ये दोनों बात एक ही है, ये गॉट इट। तो ये 11th क्लास में, लेकिन चलो प्रैक्टिस में लेके आओ। 3 माइनस है, एच टेंड्स टू 0 हर बार लगाना है, और फंक्शन में 3 माइनस एच कर दो, ठीक है। तो ये इंट्रो पार्ट हो गया, और सोचना तो और तो कुछ नहीं कंटिन्यूटी में, हाँ सब में, सभी में एच टेंड्स टू 0 क्यों करते हैं। ये एच को एक एनसीईआरटी ने एच लिया, अगर आपको एच नहीं लेना कोई भी एक नंबर ले लो। ये बहुत एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा ना मैं इसका प्रूफ तक बताया, ये बहुत एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने ये बताया। फिलहाल आप इतना जान लो कि 3 नेगेटिव है या 4 नेगेटिव है या 5 पॉजिटिव, कुछ भी है, तो एच टेंड्स टू 0 लगा दो आंख बंद करके, और इसका 3 माइनस है 3 माइनस एच कर दो, दोनों का आंसर एक ही आता है। पॉजिटिव है, अगर 3 पॉजिटिव होता तो एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच हो जाता, ठीक है। फॉर्मूला यार एक तरह से